गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते आपकी जो स्कूल है वो एक बार कुछ समय के लिए स्थायी रूप से बंद हो गई है, तो आपके अध्ययन के अंदर कोई रुकावट ना आए इसलिए मैं चंद्रभान आर्य स्कूल हमीरवास की तरफ से आपके सामने 12th बायोलॉजी क्लास लेकर आया हूँ। तो हम बात करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा आप ये सब पीछे 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत या इसको पूरा पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको थोड़ा पीछे से रिवाइज करते हैं। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब बायोलॉजी जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन, मतलब इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। या फिर इसको आप दोबारा दूसरी परिभाषा अगर आप इसकी बनाना चाहो तो उसकी होती है कि जीवों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की सभी शाखाओं को सामूहिक रूप से जीव विज्ञान कहा जाता है। मतलब जीवों के अध्ययन से संबंधित, मतलब जीवों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर जीवों के किस किस चीज का हम अध्ययन करते हैं, जैसे उसकी संरचना का, पोषण का, परिसंचरण का, विकास का, वृद्धि का। तो इन सब की एक अलग अलग शाखाएं होती हैं, उनके अंदर मिलकर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे आज के समय जो वायरस चल रहा है, वायरस के अंदर हम बात करते हैं वायरस का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वायरस का अध्ययन किया जाता है वो वायरोलॉजी कहलाती है। तो इसी प्रकार से विज्ञान की विभिन्न शाखाएं होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की सभी शाखाओं को सामूहिक रूप से जीव विज्ञान कहा जाता है। अगर ये आप लोगों को पूछे भी जीव विज्ञान को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो ये इसकी एक नंबर की आप परिभाषा बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया। तो जीव विज्ञान शब्द या जो बायोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया, लेमार्क व ट्रेविरेंस। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम 2 वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किया गया, लेमार्क व ट्रेविरेंस। अब बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जो अपना बायोलॉजी शब्द है या जो जीव विज्ञान शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द होता है बायोस, और दूसरा शब्द होता है लोगोस। बायोस का अर्थ यहाँ पर है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, अर्थात जीवन का अध्ययन करना या फिर जीवों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगोस। मतलब बायोस का अर्थ यहाँ पर होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अब हम बात करते हैं कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है या बायोलॉजी के जनक है, किसको माना जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी या इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जो विज्ञान जो बायोलॉजी की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है जूलॉजी, तो इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी किनको कहा जाता है, अरस्तु को, या इनको एरिस्टोटल भी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गए, अपने अरस्तु। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी। जो अरस्तु के ही शिष्य थे, कौन, थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी जो अरस्तु के शिष्य थे उनको क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनका नाम है थियोफ्रास्टस। इनके द्वारा पादपों के ऊपर 2 बुक लिखी गई, जिनमें से दोनों का नाम है, पहली बुक है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, दूसरी बुक है द कोजेज ऑफ प्लांट्स। तो इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, दूसरी है द कोजेज ऑफ प्लांट्स। इसके अंदर इन्होंने लगभग 480 पादपों का अध्ययन कर उनको क्या किया था, सूचीबद्ध किया था। लगभग इन्होंने 480 पादपों का अध्ययन किया इन दोनों बुक के अंदर। ठीक है, अब ये था अपना बायोलॉजी का सामान्य इंट्रोडक्शन। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, या फिर जीवों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की सभी शाखाओं को सामूहिक रूप से जीव विज्ञान कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम 2 वैज्ञानिक लेमार्क व
ट्रेविरेंस द्वारा किया गया। अब बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है? अरस्तु को। अब बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं होती है, एक तो जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र, और दूसरा अपने बॉटनी। बॉटनी को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। तो बॉटनी के जो फादर ऑफ बॉटनी है उनको क्या कहते हैं हम? थियोफ्रास्टस। इनके द्वारा दो बुक लिखी गई, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, द क्लोजेस ऑफ प्लांट्स, जिनके अंदर इन्होंने लगभग 480 पादपों का क्या किया था? अध्ययन किया था। ये तो था अपना बायोलॉजी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम आपके पाठ्य पुस्तक की। आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि 11th क्लास में आपके आरबीएससी की बुक के अंदर टोटल थे 45 चैप्टर। जैसा कि आपने पीछे भी देखा, ये जो 45 चैप्टर थे आपको 10 यूनिट के अंदर डिवाइड करके दिए हुए थे। हर एक यूनिट के अंदर कुछ ना कुछ चैप्टर थे। तो इसी प्रकार से आपके टोटल 10 यूनिट के अंदर कितने चैप्टर थे? 45 चैप्टर। अब बात करते हैं आपके 12th की बुक की। जो 12th बुक आरबीएससी की आप बायोलॉजी की इस बार पढ़ोगे तो उसका पैटर्न किस प्रकार से? आपकी पाठ्य पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वनस्पति विज्ञान का। बुक का जो फर्स्ट भाग है वो आता है आपका वनस्पति विज्ञान का। दूसरा जो भाग आता है वो आपका आता है जंतु विज्ञान का या जूलॉजी का। ठीक है। तो दोनों भागों के अंदर आपको 5-5 इकाइयां दी गई है। तो वनस्पति विज्ञान है, इसके अंदर भी आपको 5 इकाई दी गई है, और जो जंतु विज्ञान है इसके अंदर भी आपको 5 इकाई दी गई है। इस प्रकार से आपके टोटल जो बुक की जो यूनिट है या जो इकाई है वो कितनी है? 1 से लेकर 10 तक इसको आपकी बुक पर डिवाइड कर दिया गया है। 5 यूनिट आपको दी गई है वनस्पति विज्ञान की, 5 यूनिट आपको दी गई है जंतु विज्ञान की। अब हम बात करते हैं कि 5 यूनिट 1 से लेकर 5, ऐसा नहीं भी यहाँ से 1 2 3 4 5 के बाद जो 6वीं से लेकर 10वीं तक की यूनिट है वो किसकी है? जंतु विज्ञान की है। और जो 1 से लेकर 5वीं तक की जो यूनिट है वो सारी की सारी वनस्पति विज्ञान की है। इसके अंदर हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और इसके अंदर हम जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं कि प्रत्येक यूनिट में आपको कितने चैप्टर दिए गए हैं। तो प्रत्येक यूनिट में आपको, जैसे हम पहली यूनिट की बात करते हैं तो पहली यूनिट के अंदर आपको 4 चैप्टर दिए हुए हैं। मतलब पहली यूनिट के 4 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी प्रकार से जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर आपके कितने लेसन है? 5 लेसन। जैसे आप चौथा लेसन फर्स्ट यूनिट में खत्म हो गया तो 5वां लेसन कहाँ पर स्टार्ट होगा? सेकंड यूनिट में स्टार्ट होगा। तो सेकंड यूनिट के अंदर आपको 5 लेसन दिए गए हैं। थर्ड यूनिट के अंदर 4 लेसन है। फिर फोर्थ यूनिट के अंदर 3 लेसन दिए गए हैं। फिफ्थ यूनिट के अंदर 4 लेसन दिए गए हैं। सिक्स्थ यूनिट में 5, सेवन्थ में 5, 8th में 5, 9 में 3 और 10th के अंदर आपको दिए गए हैं 5 चैप्टर। अब आप टोटल जो चैप्टर है 12th क्लास में वो है 42। अब आप ये मत देखना कि ये जो 42 चैप्टर हम उनको किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो आपको ये मानकर चलना है कि आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, नहीं कि 42। ठीक है। अगर आप इनको 42 देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ी बुक हम कैसे करेंगे। तो ये 42 जो चैप्टर वो आपको एक साथ नहीं दिए हुए हैं, इनको डिवाइड किया गया है। जैसे 5 यूनिट पहली वनस्पति विज्ञान में दे दी, दूसरा जंतु विज्ञान में। ठीक है। तो आपको ऐसे देखना है कि अपने को पूरा जो सेमेस्टर उसके अंदर 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं। और 10 चैप्टर का जैसे मान लो हम पहला यूनिट या पहला जो इकाई पढ़ते हैं उसके 4 भाग है। 4 चैप्टर ना मानकर आप इसको क्या मान लिए? 4 भाग। जैसे पीछे आपके आरबीएससी से पहले जो एनसीईआरटी की बुक लगती थी उनके अंदर ये जो 4 चैप्टर थे, जैसे मान लो आपको एक फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको ये 4 चैप्टर दिया, वो 4 चैप्टर एक साथ जुड़कर एक चैप्टर का क्या करते थे? निर्माण करते थे। मतलब एक चैप्टर का 4 चैप्टर का क्या था? एक चैप्टर बना हुआ था। अब इनको क्या कर दिया गया? खंडों में तोड़ दिया गया। तो मुश्किल से 2-2, 3-3 पेज के सारे लेसन है, तो इनको हम आराम से पढ़ेंगे। और प्रत्येक लेसन, प्रत्येक यूनिट का अपना एक अंक बाहर है, जो जिसके हिसाब से आपको पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी 4 नंबर की है। फर्स्ट यूनिट है आपकी 4 नंबर की। इस 4 नंबर को भी डिवाइड किया गया है। जैसे आप पेपर दोगे तो पेपर के अंदर 4 जो नंबर है उनको भी डिवाइड किया गया है। भी 4 नंबर में से जैसे मान लो एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 3 नंबर का। तो टोटल कितने
नंबर हो गए आपके 4 नंबर कवर हो गए। तो इसी प्रकार से आपको इससे भी एक अंदाजा लगता है कि अपने वो लेसन के अंदर क्वेश्चन कहाँ से कितने नंबर का किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो जो सेकंड यूनिट है वो आपकी है 9 नंबर की। यह आपकी मुख्य सबसे अधिक अंक वाली जो क्या है यूनिट है। थर्ड यूनिट आपकी 5 नंबर की। चौथी यूनिट आपकी 5 नंबर की। 5 यूनिट भी 5 नंबर की है। छठी यूनिट 7 नंबर की। 7वीं यूनिट 7 नंबर की। 8वीं 5 नंबर की। 9वीं यूनिट 5 नंबर की। 10वीं यूनिट 4 नंबर की। प्रत्येक यूनिट का अपना एक क्या है अंक बाहर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं, यह तो बात थी आपकी बुक की। वे आपकी बुक है उसको 2 भागों में डिवाइड है। एक भाग उसका वनस्पति विज्ञान का, दूसरा भाग है जंतु विज्ञान का। प्रत्येक में 5-5 इकाई है। अब बात करते हैं आपकी जो मेन जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके पैटर्न की। वे जो आपका जो बायोलॉजी के अंदर जो सिलेबस पढ़ोगे इस दौरान, तो उसके बाद में आपका एक पेपर होता है बोर्ड का। उसके अंदर वो बोर्ड का पेपर होता है आपका 56 नंबर का। 56 नंबर का आपका पेपर होगा। 30 नंबर का आपका एक प्रैक्टिकल होता है और 14 नंबर आपको स्कूल के द्वारा दिए जाते हैं। तो 56, 30, 14 टोटल आपके कितने नंबर हो गए? 100 नंबर हो गए। इस प्रकार से आपके पेपर के क्या होते हैं अंक निर्धारित होते हैं। और प्रत्येक पेपर के अंदर पूरा जो पेपर होगा उसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे, 1 से लेकर 30 तक। तो ये 30 क्वेश्चन भी इसमें भागों में डिवाइड होंगे। जैसे फर्स्ट भाग है ए भाग, तो ए जो भाग है वो आपको मिलेगा 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन के अंदर आपको एक के नंबर के 13 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 14 से लेकर जो 27 नंबर का क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 नंबर के। 25 से लेकर 27 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सारे 3-3 नंबर के। 28 से लेकर 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आएंगे आपके 4 नंबर के। इस प्रकार से आपका टोटल होता है 56 नंबर का पेपर। ठीक है भाई। अब 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो गए, 14 नंबर आपके स्कूल के द्वारा भेजे जाएंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर होता है। ये था अपना आपकी पाठ्य पुस्तक का पैटर्न कि भी आप आगे क्या पढ़ने वाले हो और आपका जो पेपर होगा किस प्रकार से आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है उस बुक के अंदर से। तो ये आपका क्या है पेपर का पैटर्न है। ठीक है भाई। अब आगे हम बात करते हैं आपकी, हम पहले स्टार्ट करेंगे वनस्पति विज्ञान। ठीक है भाई। वनस्पति विज्ञान की पहली इकाई हम आज शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट। आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में जन्म व विकास। यह आपकी फर्स्ट यूनिट का नाम, ये तो आपकी फर्स्ट यूनिट का नाम है। अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का जो हम शुरू करेंगे आज। आपका जो फर्स्ट पहला जो अध्याय है उसका नाम है आवर्त बीजी पादपों में जन्म। ये आपके फर्स्ट अध्याय का नाम, मतलब यूनिट फर्स्ट जो आपकी वनस्पति विज्ञान की थी उसके अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे आवर्त बीजी पादपों के बारे में। मतलब आवर्त बीजी पादपों के आपको 4 लेसन दिए गए हैं। आवर्त बीजी पादपों में जन्म की क्रिया, विकास की क्रिया, वृद्धि की क्रिया, ये सारी की सारी क्रिया हम किसमें पढ़ेंगे? यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर जो आपका पहला जो अध्याय है वो है आवर्त बीजी पादपों में जन्म। अब हम बात करते हैं आवर्त बीजी पादप। पहली बात हम करेंगे आवर्त बीजी पादपों के लिए। आवर्त बीजी पादप होते क्या है? तो इसके लिए आपको पीछे 11th क्लास में जाना पड़ेगा, जब आपने पढ़ा था भी पंच जगत अवधारणा। जब जंतुओं का या जीवों का समस्त पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवों का वर्गीकरण किया जाता था, जैसे आपने पढ़ा द्विजगत अवधारणा, त्रिजगत अवधारणा, चतुर्जगत अवधारणा। बाद में जो सर्वमान्य अवधारणा जो प्रस्तुत की गई वो थी पंच जगत अवधारणा, और वो दी गई थी व्हिटेकर के द्वारा। इसके द्वारा दी गई थी व्हिटेकर के द्वारा। व्हिटेकर ने समस्त जीवों को, समस्त सजीवों को कितने भागों में बांटा? जितने भी सजीव थे उनको 5 भागों में बांटा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पंच जगत अवधारणा। इसको हम क्या कहते हैं? पंच जगत अवधारणा। पंच जगत अवधारणा में व्हिटेकर ने सजीवों को 5 भागों में बांटा। पहला था मोनेरा,
दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा आता है अपना प्लांटी, फिर आता है अपना एनिमेलिया। विटेकर ने जितने भी जीव हैं या सजीव उनको 5 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हम बात करते हैं मोनेरा की, ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आप 11वीं में आप पढ़ के आ चुके हैं, वैसे हम पीछे का थोड़ा अध्ययन करें। तो मोनेरा के अंदर जितने जो जीव आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक कोशिक, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, सिर्फ एकल कोशिका से। और ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को विटेकर ने किसमें रखा, मोनेरा जगत में। दूसरा था प्रोटिस्टा, इसके अंदर आते हैं एक कोशिक, समस्त एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव। अब फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई से लेकर या यूकैरियोटिक जीव की बात करें तो प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक सभी जीव क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, बहुकोशिक है। फंजाई क्या है, बहुकोशिका और यूकैरियोटिक जीव है। प्लांटी भी क्या है, बहुकोशिक है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर इनका क्या होता है, शरीर बना होता है। और क्या है, ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक जीव है। एनिमेलिया भी क्या है, बहुकोशिक है, यूकैरियोटिक। अब हमें बात कौन से जगत की करनी है, अभी प्लांटी जगत, या इसको हम कहते हैं पादप जगत। तो इस प्रकार से प्लांटी, या हम बात करते हैं पादप जगत। पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया, अभी पादपों के विकास, जब पादप शुरुआती उद्भव के चरण से लेकर उनका अंतिम आज जो पादपों का प्रभुत्व स्थापित है वहां तक क्या है इनका वर्गीकरण है। जैसे शुरुआत में किनको माना जाता है, अभी कौन आए पहले, शैवाल, फिर आए ब्रायोफाइटा, फिर आए एरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। अब जो शैवाल थे वो क्या थे, बहुकोशिक पादप थे। अब बहुकोशिक थे तो इनकी जो कोशिकाएं उनके अंदर क्या था, पर्णहरित, जो क्लोरोफिल उपस्थित था। अब पर्णहरित इनके अंदर क्या हुआ, विकसित हुआ। तो जो शैवाल है वो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। पर ये इनके अंदर इनकी जो बॉडी थी, आज जो आप प्लांट देखते हो उनके अंदर आप देखते हो जड़ भी होती है, तना भी है, पत्तियां भी है। और जो शैवाल होते हैं, शैवाल के अंदर ये तीनों ही चीज क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसलिए जो शैवाल की बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, मतलब थैलस, या इसको हिंदी में कहते हैं काय या सुकाय कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जड़, तना व पत्तियां, जड़, तना व पत्तियां, इन तीनों का इसके अंदर क्या था, अभाव था। ठीक है भाई, जो शैवाल थे जो विकसित हुए तो बहुकोशिक थे, पर ये क्या थे, समूह में रहते थे। समूह में मतलब एक कॉलोनी बनाकर, बहुत सारी कोशिकाओं की एक कॉलोनी बनती थी, वो क्या कहती थी, बहुकोशिक। और इनकी जो कोशिका, प्रत्येक कोशिका उसके अंदर पर्णहरित उपस्थित था। और इनका जो थैलस था, जो इनकी बॉडी थी वो कैसी थी, जड़, तना और पत्तियों से रहित थी। मतलब इसके अंदर ये सारी की सारी की चीजें क्या थी, एब्सेंट थी। और उसके बाद विकास हुआ कि इनका ब्रायोफाइट पादप हुआ। ब्रायोफाइट पादप भी कैसे होते हैं, बहुकोशिक है। बहुकोशिक तो थे पर इनके अंदर अंग विभेदन नहीं कर सकते आप। अंग विभेदन मतलब आप इसको देखकर बता नहीं सकते कि भी इसके अंदर जड़ है या तना है या ये पत्तियां हैं। मतलब अगर आप इसकी बॉडी को देखोगे तो आपको लगेगा कि भी ये जड़ भी है, ठीक है, तो पर आप निश्चित रूप से कंफर्म बता नहीं सकते कि ये जड़ ही है। आपको लगेगा भी ये तने से जुड़ा हुआ भाग है, तो इनको हम क्या कहते हैं, मूलाभास। इनके अंदर क्या विकसित हुए बाद में, मूलाभास। ठीक है भाई। और ये क्या थे,
इनको पादप जगत का हम उभयचर भी कहते हैं। पादप जगत का इनको हम क्या कहते हैं? उभयचर। देखो भी जो शैवाल थे वो क्या थे? पूर्ण रूप से जलीय आवास में रहने वाले क्या थे? बहुकोशिक जीव थे। अब शैवालों के बाद जो पादप विकसित हुए ब्रायोफाइट, इनकी क्या विशेषता थी? ये जल व थल दोनों के ऊपर क्या करते थे? रह सकते थे आराम से, और ये छायादार भाग में क्या पाए जाते हैं? अधिक पाए जाते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। अब ब्रायोफाइट विकसित हो गए, जड़ तना पत्तियां तो इनके अंदर विकसित हो गई। आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, इनके सामान्य कैरेक्टर भी आप पढ़ चुके हैं, इनको हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि जड़ तना पत्तियां तो इनके अंदर क्या थी? अनुपस्थित थी, पर इनके अंदर संवहन उत्तक भी इनके अंदर क्या थे? अनुपस्थित थे। मतलब संवहन उत्तकों का भी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम, इनका विकास भी अभी तक नहीं हुआ था। इसके बाद आए थे अपने टेरिडोफाइट पादप। टेरिडोफाइट पादपों को हम क्या कहते हैं? फर्न पादप भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती है वो किसके समान होती है? पंख के जैसी होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फर्न पादप भी कहते हैं, या फर्न प्लांट भी कहते हैं। अब टेरिडोफाइट के अंदर क्या हुआ? देखो भी इसके अंदर जड़ भी आने लगी, तना भी आया, पत्तियां भी आई, ठीक है भाई। पर इसके अंदर जाइलम व फ्लोएम भी विकसित हो गए। जाइलम व फ्लोएम भी विकसित हो गए, मतलब संवहन उत्तकों का भी इसके अंदर क्या हो गया? निर्माण हो गया। परंतु इसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या रहेगी? थोड़ी कमी रहेगी। जैसे जाइलम के अंदर आप पढ़ते हैं 4 वाहिका वाहिनिका जाइलम वाहिका वाहिनियां, और जाइलम में द्युतक, जाइलम रेशे। तो ये चारों के अंदर इसके अंदर क्या थी? वाहिकाएं अनुपस्थित थी। वाहिकाएं इनके अंदर क्या थी? अनुपस्थित थी। और फ्लोएम के अंदर क्या थी? सहकोशिकाएं अनुपस्थित थी। सहकोशिका अनुपस्थित थी। तो ये थे ब्रायोफाइट। अब इसके बात करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रथम भ्रूणीय पादप भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रथम भ्रूणीय पादप। मतलब इनके अंदर युग्मक संलयित होकर, युग्मक संलयन होकर किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और इनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी, पर इसके अंदर भ्रूण आगे चलकर बीज का निर्माण नहीं कर पाता है। मतलब जो भ्रूण है वो भ्रूण तो बन जाता है युग्मकों के संलयन से, पर जो भ्रूण है वो बीज का निर्माण नहीं करके डायरेक्ट पादप का निर्माण करता है। जैसे आप देखते हो कि आप कोई भी प्लांट लगाते हो, आप उसका बीज लगाते हो पहले, तो बीज के अंदर क्या स्थित होता है? भ्रूण स्थित होता है। पर इनके अंदर बीजों का निर्माण नहीं हुआ, सिर्फ जो भ्रूण था वो डायरेक्ट भूमि पर गिरकर नए प्लांट का क्या करता था? निर्माण करता था। इनको प्रथम भ्रूणीय पादप भी कहा जाता है। अब दूसरी बात करते हैं अपने जो मेन है वो है जिम्नोस्पर्म। देखो पादप जगत में सर्वाधिक विकसित किनको माना जाता है? पुष्पीय पादपों को। सर्वाधिक विकसित पुष्पीय पादपों को माना जाता है। अब ये पुष्पीय पादप कौन थे? जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म। मतलब जैसे आपने शैवाल पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा, टेरिडोफाइट पढ़ा, इनके अंदर पुष्प क्या थे? अनुपस्थित थे। अब इनको हम क्या कहते हैं? पुष्पीय पादप, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म को। अब इनमें बात करते हैं कि भाई जो पुष्प तो बन गया, इसके अंदर भी पुष्प का निर्माण हो गया, पर इस पुष्प के अंदर क्या था? जो स्त्री के सर्वभाग था या जो स्त्री धानी थी, उसके अंदर अंडाशय क्या था? अनुपस्थित था। अंडाशय इसके अंदर क्या था? अनुपस्थित था। और आपको पता होगा कि भी जो अंडाशय है वो आगे चलकर किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, पुष्प की संरचना पढ़ेंगे जब। पर इनके अंदर अंडाशय क्या था? उपस्थित था। इनके अंदर अंडाशय क्या था? उपस्थित था। अब जिम्नोस्पर्म का वास्तविक नाम क्या है? जो आप इनको हिंदी में कहते हैं, इनको हम कहते हैं अनावर्त बीजी पादप। और एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? आवर्त बीजी पादप। अब अनावर्त बीजी मतलब आवरण रहित बीज।
मतलब ये पादप, इन पादपों के अंदर जो बीज बनता है उसके अंदर आवरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब जो बीज होता है वो फल के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता। मतलब अब हमने ऊपर क्या पढ़ा कि इनके अंदर अंडाशय उपस्थित था, जो अंडाशय आगे चलकर किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। और फल के अंदर क्या होते हैं, अपने बीज फल भित्ति के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। इसके अंदर जो बीज था वो बिना फल के ही बनते थे, तो इनको हम क्या कहते हैं, नग्न बीजी या अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के अंदर जो पुष्प था उसके अंदर स्त्री के सर भाग में क्या था, अंडाशय उपस्थित था। और अंडाशय उपस्थित है तो सीधी सी बात है, किसका निर्माण करेगा, फल का निर्माण करेगा। और फल का निर्माण करेगा तो बीज क्या होंगे, आवरण युक्त होंगे। बीज क्या होंगे, आवरण युक्त होंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, आवर्त बीजी पादप कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके अंदर जो संवहन उत्तक है, संवहन उत्तक, पीछे हमने पढ़ा कि जो टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, इनके अंदर जाइलम, सॉरी जो टेरिडोफाइट है इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम में क्या थे, वाही। जाइलम के अंदर वाहिकाएं और फ्लोएम के अंदर सहकोशिका, ये दोनों क्या थे, अनुपस्थित थे। पर जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, आज जो अपने आसपास आप सर्वाधिक मात्रा में जो प्लांट्स देखते हो सारे के सारे कौन है, एंजियोस्पर्म है। इनके अंदर जाइलम व फ्लोएम पढ़ा रहे थे, वहीं से हम दोबारा शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के मध्य डिफरेंस। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म आपको पता है कौन से पादप होते हैं, अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी पादप अर्थात इनके अंदर बीज आवरण रहित होते हैं। मतलब इसके अंदर जो बीज होता है उसके अंदर आवरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब बीज के अंदर आवरण अनुपस्थित होता है तो इसके अंदर अंडाशय भी क्या होते हैं, इसके अंदर अनुपस्थित होता है। जो स्त्री के भाग होता है, ये पुष्पीय पादप थे, इनके अंदर अंडाशय भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अंडाशय आपको पता आगे चलकर क्या बनाता है, फल बनाता है। और फल किसको घेरे रहता है, बीज को घेरे रहता है। परंतु इसके अंदर अंडाशय अनुपस्थित है तो इसके अंदर फल का निर्माण भी नहीं होगा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अनावर्त बीजी पादप। और एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, भी इनके अंदर अंडाशय उपस्थित होता है। अंडाशय उपस्थित होता है तो इनके अंदर क्या होता है, भी जो बीज है वो भी क्या होता है, आवरण युक्त होता है। मतलब बीज किसके द्वारा घिरा हुआ रहेगा, आवरण के द्वारा। क्योंकि अंडाशय उपस्थित है तो अंडाशय आगे चलकर किसका निर्माण करता है, फल के द्वारा, फल का। और जो फल है वो किसको घेरे रहता है, बीज को घेरे रहता है। तो ये क्या होता है, आवरण युक्त। मतलब इनको हम क्या कहते हैं, आवर्त बीजी पादप। ठीक है भी। अब हम बात करते हैं आवर्त बीजी पादपों में जनन। आपकी जो प्रथम इकाई है उसके अंदर हम बात कर रहे थे आवर्त बीजी पादपों में जनन। ये आपकी प्रथम इकाई का क्या है, प्रथम भाग या प्रथम लेसन है। आवर्त बीजी पादप हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि भाई जनन क्या होता है। जनन से शुरुआत करते हैं। जनन मतलब जीवों में, जैसा आप पढ़ चुके हैं, जीवों में संतान उत्पन्न करने की, जीवों में संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अपना पहला अध्याय है आवर्त बीजी पादपों में जनन। तो जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन दो प्रकार से होता है। आवर्त बीजी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है। पहला है आपका अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो हम